मैं संजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल SBS क्लासेज में अपने सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज सियासी गर्मी बहुत तेज है। बाजार के चौपालों से लेकर चाय पान की दुकानों तक यह चर्चा का विषय है कि अमुक अमुक जगह पर किसको सीटें मिलेंगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और कौन नहीं होंगे। इसी बीच इस सह और मात के खेल में चाहे वो इंडिया अलायंस गठबंधन हो और चाहे वो बीजेपी के अलायंस हो, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, अभी उसकी सूची नहीं प्राप्त हो पाई है। उससे 2 कदम आगे निकलते हुए बीजेपी ने 195 की सूची जो है वो जारी कर दी है। और उसमें सबसे जो चौंकाने वाला राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली में केवल मनोज तिवारी को छोड़ करके करीब करीब सभी सीटों पे बदलाव किए गए हैं। चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो या मीनाक्षी लेखी हो, परेश वर्मा हो, इन सभी का नाम सूची से गायब है। इनके स्थान पर नए नए चेहरों को तरजीह दी गई है। शायद इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा या जो रिपोर्ट मांगी गई होगी बैकडोर से, उसमें कहीं ना कहीं खामियां मिली होगी, तभी तो इनका टिकट काट दिया गया है। तो जो सबसे चौंकाने वाला जो राज्य बना है वो है आपका दिल्ली। 3 प्रांत ऐसे भी हैं जहां से अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है: बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर सूची की बात देखें तो अभी तक गडकरी का भी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब महाराष्ट्र की सूची जारी होगी तो गडकरी को नाम को शामिल किया जाएगा। इसी क्रम में अगर उत्तर प्रदेश की जो 51 की सूची जारी की गई है, अभी इसमें इतने जो मतलब जिनके ऊपर बड़ी चर्चा है, बाजार में माहौल है कि इनको सीटें मिली हैं कि नहीं मिली है, वो ऐसे हैं: वरुण गांधी शायद थोड़े से नाराज चलते हैं अपने शीर्ष नीतीश से, मेनका गांधी, इनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक की अकाउंट की सूची में शायद इनका नाम नहीं है। और जो 195 की जो सूची है उसमें वीके सिंह, ब्रजभूषण सिंह, इनका भी नाम नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी जो 20 से 25 सीटें बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें इनको तरजीह मिलती है कि नहीं मिलती है, या इनके परिवार के किसी सदस्य को, जैसे ब्रजभूषण सिंह है तो इनके हो सकता है कि इनको न देकर इनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा। खैर, आने वाले या समय अवश्य बताएगा कि उनको ये टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी जो 195 की जो सूची जारी की गई है, इसमें जातिगत को बड़े बारीकी से रेखांकित किया गया है। वो इस प्रकार है कि जिसमें 195 में 543 में से 195 में 28 सीट महिला को जो है दी गई है, जबकि 50 वर्ष के आसपास के आयु वालों को 47 उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति की 27 और अनुसूचित जनजाति के 18, जबकि पिछड़ी के सबसे ज़्यादा 57 सीटें दी गई हैं। तो यानी जाति सम्मेलन का पूरा ध्यान इस 195 सीटों में रखा गया है। यह जुमला है कि वास्तविकता है। जैसे अक्सर खबरों में रहता है बीजेपी 400 के पास, कोई कहता है 370 के पार, जैसे 370 धारा को समाप्त किया वैसे ही 370 के पार 224 के जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी का। तो यह इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान नहीं है, काफ़ी दूर रहा है, कठिन रहा है। लेकिन अगर जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनकी सीटी पूर्व में रही है, 2014 में भी रही है, 2019 में भी रही, अगर उसको बीजेपी दोहरा जाती है और कुछ आंध्र प्रदेश वगैरह की जो राज्य के आसपास की जो सीटें उसमें से कुछ सीटें पा जाती हैं, तो यारा आसान भी हो सकती है।
वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा की वजह से जो अयोध्या का जो राम मंदिर का हुआ, तो उसका कहीं न कहीं एडवांटेज लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है पूरे हिंदुस्तान से। जयंत चौधरी का जाना, यहाँ थोड़ा-सा पूर्व मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को थोड़ा-सा सिरदर्द पैदा करता है, क्योंकि जो बागपत वगैरह का जो इलाका है, वहाँ काफ़ी उनका प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर को भी इस समय नहीं है, मौर्य जी भी छोड़ के चले गए हैं। तो इन 3 कद्दावर नेताओं का समाजवादी पार्टी से जाना कहीं न कहीं थोड़ा-सा नुकसान ज़रूर होगा उत्तर प्रदेश में। हालाँकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो यथार्थ में 2024 के चुनाव तक क्या उसकी तस्वीर बनती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से सबसे पहले सूची जारी की और जिस तरह का वातावरण है, वो कहीं न कहीं इतना तो तय कर जाता है कि सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। अब यह तथ्य अलग है कि 300 के पार, कि 370 के पार, कि 400 के पार। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नब्ज़ पकड़ते हैं। जिस राज्य में जाते हैं, जहाँ भी उनका आप स्पीच देखेंगे, उनके भाषण देंगे, तो वो लोगों की भावनाओं को टच करके, स्पर्श करके अपनी बात को रखते हैं। और एक तरह से कहें तो बीजेपी के लिए वारंटी और गारंटी है। जिसको टिकट दिया वो मान के चले कि चाहे उसकी जो भी परिस्थिति रही है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इस तरह के नारे जो हैं लगाए जाते हैं। और थोड़ा-सा एक जो हमेशा कोरोना काल के समय से इस तरह से कांग्रेस या अन्य दलों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा बार-बार इस तरह की बात कही जा रही थी कि आर्थिक में भारत जो है लगातार जीडीपी जो है कमज़ोर हो रहा है। तो पहले भारत जो है इस समय 5वें स्थान पर है। आर्थिक अगर स्थिति पूरे विश्व स्तर की देखें तो 5वें स्थान पर है। और यदि मोदी का यह कथन है, प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन है कि अगर इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3 में आ जाएंगे। और इस समय जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है। तो जो आपकी सामरिक स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, उसमें जो मोदी की ख्याति है, जो उनका कद है, जो उनका वजन है, जो उनकी स्वीकार्यता है, उसका भी एक बड़ा असर। और साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो रोल प्ले उन्होंने किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे, उसका भी एक बड़ा अच्छा मोमेंटम है। साथ में बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें अन्न से लेकर आवास तक, और उज्ज्वला से लेकर जनधन योजना तक, शौचालय योजना तक, तमाम ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आम लोगों को जो है सीधे-सीधे पैसा उनके खाते में डाल दिया जाता है। तो इसका भी असर जनमानस में कहीं न कहीं होगा। मेरे कहने का लबो-लुबाब ये है कि बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ निश्चित तौर पे इस समय, इस दौर में बिल्कुल बढ़त के कगार पर है। जो वातावरण बना हुआ है, सियासी जो वातावरण बना हुआ है, वो बड़े सूझबूझ के साथ और फूँक-फूँक के अपने कदम जो है बीजेपी इस राजनीतिक ज़मीन पर तलाश रही है कि हमारे उम्मीदवार कैसे होंगे, क्या वो जिताऊ है कि नहीं, उनके क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, इसके आधार पे। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि 72 के पार जो होगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें लगातार जो है खबरों में आ रही थी। कहीं उसको थोड़ा-सा जो है दरकिनार किया गया है। अभी उत्तर प्रदेश का हवाला अगर हम ले लें तो ज़्यादातर सीटें, बहुत कुछ बदलाव नहीं गया है। अगर 7-8 सिटिंग विधायकों को छोड़ दें तो करीब-करीब वही परिस्थिति जो 2019 में थी, वही उम्मीदवार इस बार भी लगभग उनके नाम सामने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता रहता है, उसमें कोई बहुत माने नहीं है। लेकिन अभी मूल रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में ये देखना होगा। और जो यूपी की अभी 20 से 25 सीटें लगभग हैं, उसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। डीके सिंह को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे हेमा मालिनी की अगर उम्र देखें तो उनकी उम्र जो है वो 75 वर्ष की है। मथुरा से उनको टिकट मिला है। 2014 में उनको टिकट मिला था तो जीती थी। फिर 2019 में ऐसा लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उन्हें टिकट मिला। और अब लग रहा था कि इस बार 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटना तय है, सीने तारीख का हेमा मालिनी का। लेकिन एक बार लगातार उनको तीसरी बार यह टिकट मिला है।
तो जो एक लाइन खींची गई थी, एक रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि 72 वर्ष के बाद किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, शायद उससे समझौता किया गया है। और या ये देखा गया है कि नहीं, अभी इतना उलट फिर यदि किया जाएगा तो कहीं न कहीं विद्रोह होगा और इसका बुरा असर पड़ेगा जो चुनाव उस समय बाद होने वाले हैं। तो सारी कवायदों को लेकर अपने एक-एक मोहरे को फूँक-फूँक कर कि कैसे हम अपनी जो सीटें हैं उसको बढ़ा पाएँगे, उसमें पूरी तरह से अभी तक की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो इंगित करता है, वो बताता है कि बीजेपी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। जो अलायंस था आपका इंडिया गठबंधन का, उसमें खींचतान रहा। कभी अरविंद जी समझौता नहीं करना चाहते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो कभी ममता बनर्जी बंगाल से नहीं करना चाहती थी, तो कभी सीटों को बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी से कांग्रेस का समझौता नहीं हो पा रहा था, तो कभी बिहार में भी इसी तरह की समस्याएं सुनने को आ रही थी। तो तमाम ऐसे राज्य थे जहाँ मतलब जितनी सीटें की दरकार थी उतनी सीटें ये जो छत्रप है, जो क्षेत्रीय दल है, वो देने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब पता चला है कि मैं यहाँ बंगाल में शायद समझौता होने वाला है। यूपी में तो खैर हो चुका है, जो जनसभा हुई है उसमें अखिलेश यादव जी वहाँ उपस्थित भी थे। तो सारी संभावनाओं को लेते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी का सरकार बनाना लगभग तय है। जानना सिर्फ इस बात का है कि क्या यह 300 के पार, 370 के पार या 400 के पार का जो नारा है वो यथार्थ का नारा है कि यह जुमला है। इन्हीं सब बातों के साक्षी महाराज 68 वर्ष के हैं, उनको इन्हीं सब बातों के बाद फिर कोई बड़ी खबर आती है, या अगली जब सूची 195 की बात की जो सूची आती है, तो फिर एक बार आपसे मिलेंगे, एक बार आपसे मुखातिब हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो बेल घंटी है उसको आप जो है पुश कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।